देखो व्यंजन का ये लास्ट है, ठीक है, ये व्यंजन का लास्ट है, ठीक। अब देखो लास्ट उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद न हो। चलो देखो भाई ना, सब हम लोग का व्यंजन खत्म हो गया, ठीक। बस लास्ट बचा है उच्चारण के स्थान पर उच्चारण स्थान के अलावा व्यंजन भेद न हो। इसमें ये 9 हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं, बस यहाँ इकट्ठा कर बता दिए हैं कि कुल 53 है तो कैसे है। तो 9 तो हो गए, पहला को कंठ बोलते हैं, दूसरा को तालु, तीसरा को मूर्धा, चौथा को दंत, फिर ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, नासिका। इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो जो पढ़े हैं बस उसका उच्चारण स्थान देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान पर व्यंजन के कौन कौन भेद हैं, किस व्यंजन को कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 में कौन कौन से स्वर है जिसको बोलने में हमें कंठ का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अ और आ एक ऐसे स्वर है जिसे हम बोलेंगे या उच्चारण करेंगे तो कंठ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा छोटी ई बड़ी ई का हम लोग उच्चारण करेंगे तो तालु से करते हैं। अब री का मूर्धा में क्यों है, हम बोले थे कि जिस भी स्वर को बोलने में हमारी जीभ कंपन करे या पीछे मुड़ जाए, ठीक है, री पीछे मुड़ जाए वही है मूर्धा। तो वनली स्वर में केवल एक ऐसे स्वर है जिसे हमें बोलने में जीभ हमारी कंपन करती है, ठीक है, तो री है। और उसके बाद ऐसा कोई स्वर है जिसे हमें उच्चारण करने में दंत का प्रयोग करना पड़ेगा, तो कोई स्वर नहीं है। अब ओष्ठ का प्रयोग तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसमें दंत ओष्ठ का प्रयोग होता है लेकिन दांत का नहीं होता है, इसलिए जब साथ में है ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसमें दंतोष्ठ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो अगला कंठ तालु। कंठ से अ और आ का उच्चारण करते हैं, कंठ से अ और आ का, और तालु से छोटी ई बड़ी। तो कंठ तालु ए कैसे है, देखो कंठ तालु मतलब है कंठ और तालु, जब दोनों से मिलकर बनेगा तब कहेंगे कंठ तालु। कंठ से है अ, देखो अ है, और तालु से छोटी ई और अ मिलकर बन जाते हैं ए। तो देखो ए आया ना, इसी वजह से कंठ और तालु जब मिलकर बने हैं तो कंठ तालु कहेंगे। तब इसको लगे ए और ए। अब कंठोष्ठ, कंठ हो लेकिन ओष्ठ हो, कंठ हो लेकिन ओष्ठ मिलकर बनेंगे तब हम लोग कहेंगे कंठोष्ठ। कंठ में तो अ रख दिए, ओष्ठ में देखो ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो ओष्ठ में छोटा ऊ रखेंगे तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। तो कंठ और ओष्ठ जब दोनों मिलकर बन जाता है तो बोलते हैं कंठोष्ठ। तो देखो ओ और अ कंठ से मिलेगा फिर ओष्ठ से, जब दोनों मिलेगा तब बनेगा कंठोष्ठ। कंठ तालु कंठ से मिलेगा तालु से, जब दोनों मिल जाएगा तब कहेंगे कंठ तालु। यहाँ पे दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। दंत देखो है, दंत में कोई स्वर है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए दंत में जब कोई स्वर है या नहीं है, ओष्ठ में तो है लेकिन दंत में नहीं है। जब दोनों में एक में है एक में है कैसे मिलेंगे सब, जब अलग अलग है एक में है या नहीं है तो अकेला पर क्या ना, तो मिलकर बनेंगे तभी नहीं कहेंगे दंतोष्ठ, दोनों मिले रहेंगे
इसलिए दंतोष्ट में कोई स्वर नहीं है। कंठ तालु में अ हो गया और तालु में छोटी कंठ तालु मिलकर बनते हैं कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ मिलकर बनते हैं कंठोष्ठ। नासिका में ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसे हमें उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग करना पड़ता है। नाक का प्रयोग करना तो तभी कहेंगे नासिका। ठीक है, अब देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। तो क वर्ग के पांचों क वर्ग के जितने भी हैं 5 संख्या है क ख ग घ अंग। इन पांचों को उच्चारण करते समय हमारा कंठ का प्रयोग करते हैं। स्पर्श व्यंजन के क वर्ग में जितने आते हैं उनको उच्चारण करने के लिए हम कंठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे रखा गया कंठ में। च वर्ग को जब हम उच्चारण करते हैं तो तालु का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए तालु। ट वर्ग हम बोले थे कि जिन स्वर हो या व्यंजन बोलने में हमारी जीभ मुड़ जाए उसको रखते हैं मूर्धा में। तो ट वर्ग पूरा ट वर्ग आ जाएगा मूर्धा में। दंत में ट वर्ग पूरा। ठीक है, ओष्ठ में प वर्ग पूरा। फिर पांचा वर्ग होते हैं 1 2 3 4 5। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, तो 5 इसमें 5 वर्ग है, 25 संख्या हो गई, कोई बच्चा ही नहीं। दंतोष्ठ इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, 5 वर्ग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस यही 5 में खत्म। अब आ गया अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऐसा इनमें कोई नहीं है जिसका हम लोग प्रयोग करें तो कंठ का प्रयोग करना पड़े। तो य र ल ओष्ठ में नहीं है, य ल व। दंतोष्ठ में आता है ए, ओष्ठ का प्रयोग नहीं होता है अंतस्थ व्यंजन में। अब ऊष्म व्यंजन कंठ में आता है ह, तालु में आता है स। तो यहाँ हो गया था ना उस व्यंजन। ह जो है ह का उच्चारण करते हैं तो कंठ से होता है, इसलिए ह कंठ में रखा गया। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। ह तीनों स, तो ह को कंठ और बड़ा सा को तालु, खटखट सा का मूर्धा और दंत सा को स। अब उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या 2 होती है। न उसे कंठ में रखते हैं न ही तालु में, सीधे मूर्धा बदलते हैं, बाकी किसी में नहीं। अब देखो विशिष्ट व्यंजन एक नया व्यंजन है, तो सिर्फ उसका हो गया मूर्धा में। ठीक है, ल इसको पढ़ते ल, तो ल को हम लोग बोलते थे जीभ हमारी पीछे मुड़ जाती है, इसलिए इसे रखा गया मूर्धा में। विशिष्ट व्यंजन संख्या 1 होती है, बस 1 हो गया, बाकी सब खाली हो गया। अब होता है आयग्वाह 2 होता है, एक अंग एक अ जो होता है उसको कंठ में रखा गया है और नासिका में अंग को रखा गया है। अंग को बोलेंगे हमारे नाक से प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए से नासिका में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी हो गया। अब देखो वर्णों की कुल संख्या 53 होती, कैसे होती है हम सब पढ़ लिए हैं। स्वर की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 1, अयोगवाह की संख्या 2। देखो अयोगवाह है ना 2 हो गए। विशिष्ट व्यंजन 1 हो गए। तो उत्क्षिप्त व्यंजन विशिष्ट व्यंजन लिखे कि नहीं? चलो देख ऐड करते हैं, हो जाएगा। देखो अब जोड़ते हैं हम लोग इसे। तो 5 1 6 6 4 10 7 14 14 4 18 18 19 19 2 21 है ना। तो हम लोग विशिष्ट व्यंजन छोड़ दिए हैं, तो विशिष्ट व्यंजन यहाँ लिख लेते हैं। विशिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, देखो उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है, 1 और 2 है ना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 हो गई। अब देखो सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53। यही हम लोग 53 पढ़ लिए हैं। हम लोग पूरा व्यंजन
कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा अब हम कह सकते हैं कि नहीं हम पूरे तरह से वर्णमाला कंप्लीट कर लिए हैं, सभी स्वर सभी व्यंजन। ठीक है, सभी स्वर सभी व्यंजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, उतार लो बढ़िया से। इसके बाद अभी न्यूज़ चैप्टर शुरू करते हैं।